हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, अब तक की क्लास में हमने राजस्थान में आंतरिक अपवाह की एक प्रमुख नदी गग्गर नदी के बारे में बात की थी। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिए गए हैं उन लिंक पर आप हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। तो गग्गर नदी की बात हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम गग्गर के अलावा राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह की अन्य नदियां हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इन अन्य नदियों में जो महत्वपूर्ण नदी रहती है वो है कांतली नदी। तो कांतली जो है राजस्थान के उत्तर भाग में, यह शेखावटी के 3 जिले यहाँ पर, तो यह जिला रहता है चूरू, उसके बाद झुंझुनू और सीकर। तो जो सीकर जिला है, इस सीकर जिले में महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ियां। तो इन खंडेला की पहाड़ियों से जो है कांतली नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ से यह नदी निकलती है और यहाँ से निकलकर झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। तो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती हुई यह नदी पहुँचती है कहाँ पर? यह पहुँच जाएगी चूरू और झुंझुनू की सीमा पर। और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये झुंझुनू जिले की सीमा में ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये चूरू जिले में प्रवेश नहीं करेगी। तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। अब आपसे सवाल यहाँ ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है? तो नदी कौन सी हो जाएगी अपनी? वो हो जाएगी कांतली। तो इसका जो उद्गम हो गया, कांतली का उद्गम कहाँ पे हो गया? ये हो गया खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस नदी का उद्गम भी राजस्थान में है, समाप्ति भी राजस्थान में हो रही है। इसकी जो लंबाई है वह लंबाई रहती है लगभग 100 किलोमीटर। लंबाई हो जाएगी इसकी 100 किलोमीटर। तो अब ये उद्गम भी राजस्थान में है, समाप्ति भी राजस्थान में हो रही है और आंतरिक प्रवाह की भी है। तो यदि हम बात करते हैं कि इसका जो प्रवाह है वो प्रवाह कैसा है, वो है पूर्ण आंतरिक प्रवाह। पूर्ण आंतरिक प्रवाह। हमने पिछली क्लास में बात की थी गग्गर नदी की। तो गग्गर नदी जो है वह राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका उद्गम राजस्थान के बाहर है और उसकी समाप्ति भी राजस्थान के बाहर हो रही है। लेकिन जो कांतली नदी है, तो कांतली का उद्गम भी राजस्थान में है, समाप्ति भी राजस्थान में हो रही है और ये आंतरिक प्रवाह की भी नदी है। तो यदि हम बात करेंगे कि पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी कांतली। और केवल सवाल आएगा कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी कौन सी? तो आंसर हो जाएगा गग्गर। तो यहां पर पूर्ण शब्द लगते ही नदियां भी बदल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सीकर जिले में नीम का थाना क्षेत्र है और नीम का थाना क्षेत्र में इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम कहते हैं गणेश्वर की सभ्यता। तो गणेश्वर की सभ्यता, नीम का थाना, सीकर। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसमें महत्वपूर्ण सभ्यता गणेश्वर की सभ्यता, और इस गणेश्वर की सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। और कांतली नदी जो है, कांतली के अपवाह क्षेत्र को, जो कांतली का अपवाह क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं तोरावटी बेसिन, जिसकी हम चर्चा राजस्थान के भौगोलिक उपनामों में कर चुके हैं। तो ये बात हो गई हमारी कांतली नदी की।
चाहें तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की अगली नदी की। आप नोट्स बनाते समय नदियों का जो प्रवाह है, उसकी दिशा है, उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। जो अगली नदी हमारी रहती है कांतली के बाद, वह रहेगी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, तो इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पर? राजस्थान के पूर्वी भाग में। यहाँ हो जाएगा अलवर और भरतपुर। तो अलवर जिला जो है, अलवर जिले की तहसील है थानागाजी। यदि हम बात करते हैं रूपारेल नदी के उद्गम की, तो अलवर जिले की जो थानागाजी तहसील है, इस थानागाजी तहसील में आरक्षित वन क्षेत्र है और इस आरक्षित वन क्षेत्र की एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो ये जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, इसी उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद यह चली जाती है भरतपुर में, और भरतपुर का एक गांव है जिसका नाम रहता है कुशलपुर। तो इस कुशलपुर गांव के निकट यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो उद्गम हो गया इसका अलवर में, पहाड़ियों का नाम हो गया उदयनाथ की पहाड़ी। तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर ये भरतपुर के कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। अब इस नदी पर भरतपुर में दो बांध बने हुए हैं। एक बांध है जिसका नाम है सीकरी बांध, सीकरी बांध, और दूसरा बांध जो है उसका नाम है मोती झील बांध। मोती झील बांध काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है। मोती झील क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि मोती झील बांध से एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं सुजान गंगा नहर। ये नहर कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग तक, और इस बांध से ही भरतपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसलिए मोती झील बांध को कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा, तो भरतपुर की जीवन रेखा हो जाएगी मोती झील बांध। अब जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी को यहाँ पर कुछ और नामों से जानते हैं। तो यदि हम बात करें इसके अन्य नामों की, तो इसके अन्य नाम हो जाएंगे, इसको कहते हैं लसावरी नदी, इसको स्थानीय भाषा में यहाँ कहा जाता है वराह नदी। तो रूपारेल नदी को लसावरी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको भी एक बार सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। फिर हम बात करेंगे अगली नदी की। कोई दिक्कत नहीं। रूपारेल नदी के बाद एक और महत्वपूर्ण नदी रहती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। तो जो अगली हमारी नदी है वो हो जाएगी रूपनगढ़। तो बात करते हैं इसके उद्गम की। तो अजमेर जिला है और अजमेर जिले में नाग पहाड़ी है। तो नाग पहाड़ी जो है, इस नाग पहाड़ी का आरक्षित वन क्षेत्र, और नाग पहाड़ी के इसी आरक्षित वन क्षेत्र से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये चलती है उत्तर दिशा की ओर, और यहाँ पर जयपुर जिले में स्थित है सांभर झील। झील कौन सी? सांभर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यह नदी नाग पहाड़ के इस आरक्षित वन क्षेत्र से निकलकर सांभर झील में गिर जाती है।
अब सांभर झील में गिर रही है, इसका मतलब ये किसी भी महासागर तक नहीं पहुंच पा रही है। सांभर झील अपने आप में आंतरिक प्रवाह का सबसे बढ़िया उदाहरण है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान की खूब सारी नदियां इसमें आकर गिरती है। हम आगे उसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो है सांभर झील में आकर गिरती है। तो उसमें से एक नदी जो है रूपनगढ़, जो इस नाग पहाड़ के आरक्षित वन क्षेत्र से निकलकर सांभर झील में गिर जाती है। अब इस नदी का एक महत्व है, वह महत्व क्या है? इस नदी के किनारे किशनगढ़ के निकट, अजमेर में ही किशनगढ़ के निकट एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद। तो यह सलेमाबाद इस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये सलेमाबाद क्यों महत्वपूर्ण है? यदि हम पढ़ते हैं राजस्थान का कला एवं संस्कृति, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय, तो एक संप्रदाय आता है, नाम है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, तो सलेमाबाद जो है यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यदि सवाल हमसे पूछा जाएगा कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगी रूपनगढ़। और यदि सवाल ये आता है कि सलेमाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तब भी उसका आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। रूपनगढ़ उद्गम कहाँ से हो गया? उद्गम हो गया इसका नाग पहाड़ के आरक्षित वन क्षेत्र से। आरक्षित वन क्षेत्र नाग पहाड़ अजमेर, ठीक। और समाप्त कहाँ हो जाएगी ये? समाप्त हो जाएगी ये सांभर झील में। सांभर झील में कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई हमारी एक और नदी रूपनगढ़। इसको भी आप सेव कर लें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब रूपनगढ़ के बाद हम अगली नदी की बात करेंगे और वह नदी रहेगी साबी नदी। तो अगली हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी है, वह रहेगी साबी नदी। तो साबी नदी के लिए हम बात करेंगे जयपुर जिले की। और जयपुर जिले में एक पहाड़ी समूह है, पहाड़ियां हैं जिसे हम कहते हैं सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां। तो इन सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। अब यहां से निकलती है और यहां से निकलकर कहां पहुंच जाती है? यहां से निकलकर पहुंच जाएगी ये हरियाणा में। हरियाणा का जिला है गुरुग्राम, और गुरुग्राम जिले का गांव है, नाम है पटौदी। तो हरियाणा के इस पटौदी गांव के निकट यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो इसका उद्गम कहां से हो गया? उद्गम हो गया सेवर की पहाड़ियों से। उद्गम सेवर की पहाड़ियां, और सेवर की पहाड़ियां कहां हो जाएगी? जयपुर में। समाप्त कहां हो जाएगी ये? समाप्त होगी पटौदी गांव के निकट। पटौदी गांव हरियाणा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना मित्रों यहां पर कि यह नदी राजस्थान से उद्गम होती है और राजस्थान से उद्गम होकर हरियाणा की ओर जारी है। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है जो हरियाणा में जाकर विलुप्त होती है। ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा में जाकर विलुप्त होती है तो वो हो जाएगी साबी नदी। अब यदि हम बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है जिसका नाम है जोधपुरा। तो जोधपुरा जो है प्राचीन सभ्यता स्थल, यह सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा साबी नदी के किनारे।
कई बार ऐसे सवाल आते हैं नदी और उनसे उनके किनारे पर स्थित सभ्यता स्थल की, जहां हमको सुमेलित करने का जो सवाल आता है, एक तरफ आपको 4 नदी के नाम देता है, एक तरफ आपको 4 सभ्यता स्थलों के नाम देगा और उसमें आपको क्रॉस मैचिंग या उसको सुमेलित करना होता है। तो यहाँ पर जोधपुरा जो जयपुर का एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है जो इस साबी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गई हमारी साबी नदी। आंतरिक प्रवाह में ऐसी ही छोटी छोटी नदियां हैं, तो आप एक बार इसको भी सेव कर लें स्क्रीनशॉट में। चलिए, साबी नदी के बाद आगे बढ़ते हैं हम अगली नदी की ओर, और वह नदी रहेगी मंथा या मेढा। अगली नदी मंथा नदी या मेढा नदी। तो साथियों, जयपुर जिले में ही स्थित है बैराठ की पहाड़ियां। अब बैराठ नाम सुनते ही आपके मन में एक और नदी का नाम आ गया होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी का उद्गम भी बैराठ की पहाड़ियों से है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। और इसी बैराठ की पहाड़ियों से जयपुर का एक स्थान है, स्थान का नाम है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा। तो मनोहरपुरा के निकट इन बैराठ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद यह चली जाती है नागौर जिले में, और नागौर जिले में बहने के बाद पुनः कहाँ जाती है, ये सांबर झील में। तो इस नदी का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक, मनोहरपुरा के निकट बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद नागौर जिले में प्रवाहित होती हुई सांबर झील में आकर गिर जाती है। तो सांबर झील में गिरने वाली ये दूसरी नदी। इससे पहले हमने बात की थी रूपनगढ़ की, तो रूपनगढ़ के बाद ये एक और नदी आ गई। तो इसका उद्गम हमने कर लिया कहाँ से, ये हो गया मनोहरपुरा, जयपुर, और पहाड़ियाँ हो गई बैराठ की पहाड़ियाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो मनोहरपुरा के निकट बैराठ की पहाड़ियों से उद्गम, और समाप्त कहाँ हो रही है, ये समाप्त हो रही है सांभर झील में। सांभर झील में। अब इस नदी में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि जब ये नागौर जिले में प्रवाहित होती है, तो नागौर जिले में इस नदी के किनारे एक स्थान है, नाम है लोणवा। और ये जो लोणवा है, ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। तो यदि सवाल आपसे पूछ भी ले कि लोणवा नामक जैन तीर्थ कौन सी नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा मंथा या मेढा नदी के किनारे। और कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं है। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, सांबर झील में गिरने वाली। इसको भी आप एक बार सेव कर लें। अब हम बात करेंगे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की एक और नदी की। वह नदी जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में है। बिल्कुल आप उसका नाम सही पहचान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काकनी नदी की। काकनी नदी, जिसे हम काकनेय नदी के नाम से भी जानते हैं। तो काकनी या काकनेय जैसलमेर जिले में एक पहाड़ी समूह है, गांव है कोटरी। तो इस कोटरी गांव की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। तो जो काकनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से, कोटरी गांव की पहाड़ियों से। यहाँ से जब ये निकलती है, तो यहाँ से निकलने के बाद लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ध्यान रखना इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत कम है, तो इसकी जो लगभग दूरी है वो 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी बुझ झील में आकर समाप्त हो जाती है। बुझ झील ये भी जैसलमेर में है, कोटरी गांव की पहाड़ियाँ ये भी जैसलमेर में। तो यदि हमने बात की इसके उद्गम की, तो उद्गम इसका हो गया कोटरी गांव की पहाड़ियों से। कोटरी गांव की पहाड़ियाँ,
और कोटरी गांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर, ये हो जाएंगी जैसलमेर में। और इस नदी की जो समाप्ति है कहाँ समाप्त हो रही है, ये समाप्त हो रही है बुझ झील में। बुझ झील ये भी जैसलमेर में। तो अब जैसलमेर से उद्गम होकर जैसलमेर में ही समाप्त हो रही है। बुझ झील जो है वो इस नदी के पानी से भरती है। अब यदि सवाल आपके सामने ये आता है कि कांकनी नदी जो है ये किस झील में समाप्त होती है, तो उसका आंसर बुझ झील। यह सवाल ये आ गया कि बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो बुझ झील का निर्माण करती है कांकनी या काकनी नदी। अब पूर्णतः यह नदी वर्षा पोषित है, केवल वर्षा काल में ही यह चलती है। और स्थानीय भाषा में इसका जो अन्य नाम की हम बात करते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं मसूरदी नदी। मसूरदी नदी। और राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप यहां तक का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो कांकनी के बाद हम राजस्थान की कुछ और नदियों की बात करते हैं। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत जो नदियां हमने देखी है, इन नदियों के अलावा राजस्थान में कुछ और नदियां हैं, तो इसके आप नाम ध्यान रखें। जैसे इन नदियों में हम बात करते हैं तो एक नदी आती है खरी नदी, और यह खरी नदी गिरती है सांभर झील में। सांभर झील में गिरती है। तो सांभर झील में गिरने वाली ये तीसरी नदी, इससे पहले हमने बात की थी रूपनगढ़, उसके बाद हमने बात की थी मंथा या मेढा की, अब हो गई खरी नदी। खरी नदी के बाद एक और नदी आती है, वो रहती है खंडेला नदी। और जो खंडेला नदी है, यह खंडेला नदी भी सांभर झील में गिरती है, सांभर झील में समाप्त हो जाती है। खंडेला के बाद एक और नदी रहती है भरतपुर में, वो है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी ये गिरती है बंद बारेठा झील में, बंद बारेठा झील में। और इसके आसपास राजस्थान का एक वन्य जीव अभयारण्य बंद बारेठा अभयारण्य फैला हुआ है। तो यह हो गई कुकुंद नदी बंद बारेठा झील में। उसके बाद एक नदी और है, वह रहती है गोमती नदी। गोमती नदी, ध्यान रखना साथियों, हमारे यहाँ पर गोमती के नाम से दो नदियाँ हैं। तो जो नदी राजसमंद झील में गिरती है, राजसमंद झील में गिरने वाली जो गोमती नदी है वह आंतरिक प्रवाह में है। एक गोमती नदी और है, वह गोमती नदी उदयपुर में है, और उस गोमती नदी पर बना हुआ है जयसमंद झील, जयसमंद झील। तो ध्यान रखना कि जिस गोमती नदी पर जयसमंद झील बनी हुई है, वह गोमती नदी आगे चलकर गिरती है किसमें, सोम नदी में। और सोम नदी जो है यह माही नदी की सहायक नदी है, और माही नदी गिरती है अरब सागर में। इसका मतलब जिस गोमती नदी पर जयसमंद झील बनी हुई है, वह गोमती नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और जो गोमती नदी राजसमंद झील में गिरती है, यह नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आप इसको एक बार सेव कर लें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ तक हमने आज राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की और कुछ नदियों की बात की थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक ज़रूर पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अधिक से अधिक मित्रों से इसके सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं हमारे इस चैनल को। यहाँ हमने राजस्थान की आंतरिक अपवाह की नदियाँ ख़त्म कर ली है। अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास के अंतर्गत हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ेंगे। तब तक
आप बहुत अच्छे से रहें, इन क्लासों को आप रिवीजन करते रहें। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।